हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग फिजिक्स कक्षा 12 फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय प्रथम लेसन विद्युत आवेश कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, इस पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देंगे। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विद्युत आवेश कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश क्या है, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। किसी वस्तु का वह गुण, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है। और आप जानते हैं, पहले भी आप पढ़ चुके हैं कि अगर दोनों धनावेश हैं तो दोनों धनावेश हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और दोनों ऋणावेश हैं तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक धन हो जाए और एक ऋण हो जाए, यानी एक प्लस और एक माइनस हो तो दोनों दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसलिए यहां कहा गया कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है। आकर्षित कब करेगी? जब दोनों वस्तुओं के चार्ज अलग अलग रहेंगे। जब दोनों वस्तुओं के चार्ज अलग अलग रहेंगे तो ये वस्तु क्या करेंगे? आकर्षित। प्लस है और ये माइनस, ये क्या करेंगी? आकर्षित करेंगे। लेकिन दोनों प्लस हो जाए तो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, या दोनों माइनस हो जाए तो भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। यानी एक प्लस हो एक माइनस हो, अलग अलग है तो ये एक दूसरे को क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। और सेम हो जाए, दोनों प्लस हो जाए या दोनों माइनस हो जाए तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो ध्यान देंगे इस बात को कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। यानी विद्युत आवेश क्या है? वस्तु का वह गुण है। विद्युत आवेश क्या है? वस्तु का वह गुण है। तो परिभाषा एक बार रिपीट करते हैं हम। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, उसे यानी उस गुण को, उससे मतलब क्या? उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं? अदिश। नाम ही अदिश है, यानी इसको व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं है। तो यह एक अदिश राशि है। और विद्युत आवेश के सूत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, विद्युत आवेश सूत्र बराबर होता है धारा गुणे समय। यानी आवेश Q धारा को I से शो करते हैं, समय को T से, तो Q बराबर I इंटू T हो सकता है। या Q बराबर एक और फार्मूला बन सकता है, एक सूत्र और बन सकता है, Q बराबर NE, जहां N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 घाते माइनस कूलॉम माइनस 19। 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलॉम होता है। तो आवेश ज्ञात करना है तो यह भी फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह भी फार्मूला। अब वहां यह डिसाइड करना है कि हमको दिया क्या है। अगर धारा और समय दिया है तो यह फार्मूला लगा लेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है
तो हम यह फार्मूला लगा लेंगे। यानी Q का मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कक्षा 10 में भी आपको इस तरह के प्रश्न मिले होंगे और ये 12 के लोग बात कर रहे हैं। तो आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, इस फार्मूले से भी और इस फार्मूले से भी। आते इसकी मात्रक पर, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? कूलाम होता है। किस पद्धति में? SI पद्धति। और इसका दूसरा मात्रक क्या हो सकता है? एम्पियर सेकंड हो सकता है। यह किसमें है? एम्पियर्स पद्धति में। यानी विज्ञान की ये दो पद्धतियां हैं, भौतिक विज्ञान में दो पद्धतियां हैं जो राशियों के मात्रकों को व्यक्त करती है। कौन कौन पद्धतियां हैं? SI पद्धति और MKS पद्धति। तो SI पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है, जबकि MKS पद्धति में विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड है। और अगर इसकी बीमा की बात कर लें, विद्युत आवेश की बीमा क्या होती है? तो विद्युत आवेश की बीमा होती है, देख रहे हैं, बीमा को हमेशा बड़े कोष्टक में शो किया जाता है। बड़े कोष्टक में दे दिया A इंटू T, A एम्पियर से और T समय से। यहां से ले लिया गया, देखेंगे आप, ध्यान देंगे, एम्पियर से A ले लिया गया है और सेकंड से T। एम्पियर से A और सेकंड से T, क्योंकि मात्रक की सहायता से ही बीमा तैयार की जाती है। तो मात्रक इसका एम्पियर सेकंड है, तो एम्पियर से A और सेकंड से T लिया गया है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। मैं बात कर रहा था, दूसरी रीडिंग पर आएंगे। इस चैप्टर के दूसरी रीडिंग है एक कूलाम। प्रश्न यह है कि एक कूलाम से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न सामान्यतः कक्षा 10, 12 दोनों में पूछा जाता है। एक कूलाम क्या है? कूलाम का नाम हमने सुना है। कूलाम एक भौतिक शास्त्री, यह भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बड़ा प्रसिद्ध नाम है कूलाम। पूछा गया परिभाषा है कि एक कूलाम क्या है और कूलाम होता क्या है? आवेश का मात्रक। इसके पहले जो हमने पढ़ा, जो हमने इसके पहले हेडिंग पढ़ी थी, वो क्या था? विद्युत आवेश। इसके पहले जो हेडिंग थी क्या? वो वैद्युत आवेश थी। अब वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि एक कूलाम क्या है, यानी एक कूलाम से आप क्या समझते हो? तो परिभाषा दी गई कि एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य यानी समान होता है। यानी एक कूलाम आवेश की परिभाषा हम दे रहे हैं, एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के समान होता है जो लगभग, तुल्य का मतलब क्या है? समान, लगभग समान, जो लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। कहने का मतलब यह है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इतने इलेक्ट्रॉनों में जो कुल आवेश आएगा, उस कुल आवेश को ही हम एक कूलाम कहेंगे। यानी एक कूलाम आवेश का मान ज्ञात करना है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे, तो वह एक कूलाम का मान हमको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर होगी बात? एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एक कूलाम आवेश उस विद्युत आवेश के तुल्य यानी लगभग समान होता है, जो लगभग 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में उपस्थित होता है। यानी 6.25 × 10⁻18 ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इस इतने एक इलेक्ट्रॉन में तो इतना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में इतना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉनों में कितना होगा? तो वही बात की जा रही है कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में जो कुल आवेश आएगा, उस आवेश को ही एक कूलाम कहते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र पर। विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र क्या है? विद्युत क्षेत्र कह लें, वैद्युत क्षेत्र कह लें, तो परिभाषा दी गई है कि किसी आवेश के चारों ओर, जैसे हमने यहाँ दिखा ना कि यह कोई आवेश है, यह कोई आवेश है और इस आवेश का यह मान लीजिए चारों ओर का क्षेत्र है। तो किसी आवेश, हमने आवेश ले लिया कि चारों ओर का वह क्षेत्र, मान लीजिए इसके चारों ओर का एक क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य माने दूसरा,
यानी कोई आवेश है और ये इसके चारों ओर का क्या है, क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में अन्य आवेश, मतलब अन्य माने दूसरा, कोई दूसरा आवेश, चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो, कोई अन्य आवेश आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता। आखिर यह शब्द क्यों दे दिया आकर्षण और प्रतिकर्षण? क्योंकि जब यह आवेश, प्रारंभ वाला आवेश प्लस है और इसके चारों ओर का क्षेत्र है, तो अगर प्लस इसमें एंट्री करेगा, यानी अभी धनावेश है और ये भी धनावेश है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर अन्य आवेश माइनस का हो तो ये प्लस वाला माइनस वाला क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए कौन सा बल लगेगा, आकर्षण। तो अगर दूसरा बल, अगर ये मान लीजिए हमारा पहला वाला जो शुरू वाला है आवेश, किसी आवेश, मान लिया हमने आवेश प्लस लिया है, तो इसके चारों ओर का यह क्षेत्र है और इसमें कोई आवेश, चाहे धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, प्रवेश कर रहा है, तो अगर धनावेश प्रवेश करेगा तो इन दोनों के बीच कौन सा बल लगेगा, धनावेश धनावेश के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, समान चार्ज है ना, तो समान चार्ज होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन अगर ये माइनस का प्रवेश करता तो इसमें जो आया वो प्लस वाला आया, इसमें जो आया वो माइनस वाला, तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा, तो इनके बीच प्रतिकर्षण लगेगा, काहे कि दोनों प्लस है, तो कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इसके बीच, इस माइनस प्लस के बीच क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो इसीलिए आप दोनों की चर्चा किया गया है कि वह आकर्षण बल भी हो सकता है और वो प्रतिकर्षण बल भी। कब आकर्षण बल होगा, जब हम प्लस हुए हैं और आने वाला भी प्लस ही, दूसरा कोई आवेश से प्रवेश कर रहा है वो भी क्या हो, प्लस हो, तो प्लस प्लस के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि जब समान आवेश होता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर हटाते हैं। लेकिन अन्य जो आवेश आ रहा है इस क्षेत्र के अंदर, वो अगर माइनस हो, एक प्लस वाला और माइनस दोनों विपरीत चिन्ह है, इसलिए दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, इसलिए इनके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। अच्छा रिपीट करते हैं इसको, किसी आवेश के चार, आवेश है प्लस है, इसके चारों ओर का हुआ क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, चाहे वो धनावेश, अन्य माने दूसरा, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो, क्या करता है वो, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण। यानी जो आवेश आ रहा है ना, वो आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण फील करेगा। अगर वह सेम चार्ज वाला आ रहा है तो प्रतिकर्षण फील करेगा ही, और अगर माइनस चार्ज वाला आ रहा है, विपरीत वाला, तो यह क्या फील करेगा, ये चार्ज आकर्षण बल फील करेगा। क्लियर हो गई बात? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यह आवेश हमने प्लस ले लिया है और इसके चारों ओर का यह क्षेत्र है जिसमें कोई अन्य आवेश, अन्य माने दूसरा कोई आवेश आ रहा है, चाहे प्लस आवे चाहे माइनस। तो अगर प्लस आ गया, कि पहले से प्लस है, अब प्लस आ गया तो क्या फील करेगा, प्लस प्लस से क्या फील करेगा, प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस से क्या फील करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करता है। उस क्षेत्र को, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। यदि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई आने वाला अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण महसूस करता है, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग एक और हेडिंग के बारे में बात करेंगे। क्या लिखा है यह, एक समान वैद्युत क्षेत्र। यहाँ जो एरो से दिखाई गई है आपको, जो एरो दिखाया गया, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। जो ई आपको यहाँ दिख रहा है, ई क्या है, यह वैद्युत क्षेत्र को कर रहा है। इतनी एरो दिख रही है, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही है। ये एरो जो दिख रही है, यह क्या शो कर रही है, ये यानी क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र कह लीजिए या विद्युत, ये एरो विद्युत क्षेत्र को शो कर रही है। हेडिंग हमारे पास क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र, एरो जो शो कर रही है एक समान वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही है, जिसको ई कहा गया है।
में स्थित, यानी यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें स्थित द्विध्रुव, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? द्विध्रुव है। द्विध्रुव के बारे में जानते हैं? द्विध्रुव करा है, द्विध्रुव, यह द्विध्रुव दिखाया गया है ए और बी। ए बी एक द्विध्रुव है क्योंकि द्विध्रुव कैसे बनता है कि दोनों ध्रुव का एक सिरा ए है, एक सिरा बी है, और दोनों सिरों पर आवेश परिमाण में समान होने चाहिए। यानी यह भी क्यू है तो यह भी क्यू होना चाहिए। अगर यह 5 का है तो यह 5 का होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। यह प्लस का है तो यह माइनस का होना चाहिए, और इनके दोनों ए और बी के बीच की दूरी, ध्रुव के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 2l होनी चाहिए। ए से बी की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2l होनी चाहिए। ये आपको बताएंगे। अगर ऐसा बनता है कि वैद्युत ध्रुव, तो यह ए बी एक वैद्युत ध्रुव है। इस पर लगने वाले बल युग्म, ध्रुव ए बी है और उस पर दो बल काम कर रहे हैं। बल युग्म मतलब दो बल, बल युग्म मतलब क्या? दो बल, एक बल एफ ए है और एक बल एफ बी है। लगने वाले बल युग्म, बल युग्म, ए पर जो बल लग रहा है वो एफ ए है और बी पर जो बल लग रहा है वो एफ बी है। तो ये आपसे हेडिंग दी गई है। क्या है, क्या ज्ञात करना है हमको? प्रश्न हमारे पास क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, जो एरो बता रहे वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत ध्रुव ए बी एक विद्युत ध्रुव है। इस पर लगने वाला बलयुग्म, लगने वाले बलयुग्म, बलयुग्म माने दो बल, बलयुग्म में क्या होता है? एक एफ ए है और एक एफ बी, दो बल लगना है, इसीलिए बलयुग्म का, बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक, आघूर्ण का, बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक या सूत्र प्राप्त करना है। एक प्रश्न देखते हैं में क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल युग्म, बल युग्म क्या रहे? कितने बल? दो बल आप लोग देख रहे हैं, एक बल एफ ए और एक बल एफ बी। बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक यानी सूत्र हमको प्राप्त करना है। इसके लिए क्या दिया, जो प्रश्न दिया, हेडिंग दिया, उसके हिसाब से हम बात करते हैं कि माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, देख लीजिएगा, माना एक वैद्युत ध्रुव कौन सा है? ए बी। माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, ई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र बताया गया, जो एरो है, तीर है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है। तो यह जो वैद्युत ध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। यह वैद्युत ध्रुव ए बी, वैद्युत क्षेत्र, एक समान जो वैद्युत क्षेत्र है, यह एक समान वैद्युत क्षेत्र की देखा जा रही है, उससे कितने कोण पर है? थीटा कोण पर है। यानी वैद्युत ध्रुव ए बी वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा गया है। ये चीज याद रखा हमने कि माना एक वैद्युत ध्रुव ए बी ई तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और इससे थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण, जो वैद्युत क्षेत्र ही है, ये सब जो एरो देख रहा है सब वैद्युत क्षेत्र ही बता रही है। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ध्रुव पर, ध्रुव ए बी है, इस पर ध्रुव ए बी पर दो बल कार्य करते हैं। इस ध्रुव ए बी पर दो बल कार्य करते हैं। वो कौन कौन बल है हम बात करते हैं। पहला बल, नंबर एक, बिंदु ए पर स्थित, बिंदु ए देख रहे हैं आप, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश, ए पर क्या है? प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F1, बल कौन सा? F1 कह लीजिए, इसको हम F ए भी कह सकते हैं, क्योंकि ए पर लग रहा है। इसको चाहेंगे
तो हम एफ ए भी कह सकते हैं, एफ ए। और एफ ए बराबर क्या है, आवेश हुए वैद्युत क्षेत्र, आवेश हुए, तो आवेश कितना है, क्यू है। अब वैद्युत क्षेत्र कितना है, ई है। आवेश क्यू है और वैद्युत क्षेत्र ई है। तो ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश पर लगने वाला बल एफ ए बराबर क्यू इंटू ई। क्यू आवेश है और ई वैद्युत क्षेत्र है। और बता दें कि बल की दिशा किधर होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, ये तो बता रही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, और एफ ए बल भी इधर ही है, यानी एफ ए बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। अब आएंगे इस पर, दूसरे पर, बिंदु बी पर स्थित, बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश पर लगने वाला बल F2, आप चाहो तो इसको F2 ना करके आप चाहो तो FP कह सकते हो, क्योंकि P बिंदु पर लग रहा है। FP बराबर Q इंटू E। वही फिर आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, यहाँ भी आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र। अंतर क्या है कि यह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, यहाँ एरो दिखा रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में से क्वेश्चन में लिख दिया हमने, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। एफ क्या है, एफ जो बल लगा है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है, और एफ क्या है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। अभी हम बात करेंगे, इस तरह से हमको एफ भी मिल गया, एफ भी मिल गया, लेकिन देखो दोनों बल बराबर है। एफ ए का जितना मान है उतना ही मान एफ बी का भी है, एफ ए का जितना मान है उतना मान एफ बी का भी है। यहाँ अगर हम बात करेंगे तो कह सकते हैं कि एफ ए तथा एफ बी बल, एफ ए और एफ बी यहाँ है, एफ ए तथा एफ बी ये दोनों बल युग्म बनाते हैं। ये दोनों बल क्या करते हैं, क्योंकि हमसे हेडिंग बलिंग नहीं कहा था, ये दोनों बल क्या बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं। और बलिंग की शर्त क्या है, कब बलिंग बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। ये दोनों बल देख लेंगे, एफ ए और एफ बी दोनों परिमाण में कैसे हैं, क्यू इंटू ए क्यू इंटू ई। तो परिमाण में बराबर, परिमाण मतलब मान में बराबर है, लेकिन उनकी दिशा विपरीत है। एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। ये दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, एफ ए और एफ बी दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, दिशा में विपरीत है। एक इधर दिशा है, इधर है, दिशा में विपरीत है, तथा एक दूसरे के समांतर है। समांतर क्यों कर भाई, इसकी लाइन को पीछे की ओर लेके चले आए हम, और इसको भी पीछे की ओर लेके चले जाए। ये जो लाइनें बनेंगी वो कैसी बनेंगी, अगर तरह की इसको लेके इधर चले आए हम और इसको आगे की ओर बढ़ा दो तो लाइनें कैसी है, दूसरे के समांतर है। तो ये शर्त है, बलयुग्म की शर्त है। तो बल बलयुग्म कब बनाएंगे, जब ये दोनों बल परिमाण में बराबर होंगे, दिशा में विपरीत होंगे और एक दूसरे के समांतर होंगे, तब जाके बलयुग्म बनाएंगे। इस तरह से एफ ए और एफ बी मिलकर बलयुग्म बना दिए। और हमको ज्ञात क्या करना था, इस बलयुग्म का गुण ज्ञात करना था। बलयुग्म बन गया, अब बलयुग्म का गुण हमको ज्ञात करना है। बलयुग्म का गुण टाउ बराबर होता है, टाउ से शो करते हैं, तो या टाउ, तो या टाउ शो करते हैं। इस बलयुग्म का गुण तो या टाउ बराबर क्या, एक बल, यानी एफ ए या एफ बी दोनों में से कोई एक बल, क्योंकि दोनों की मान कैसे है, बराबर है, इसलिए कह रहा दोनों बलों में से एक बल अगुणे बलों के बीच की लंब दूरी। ध्यान देंगे थोड़ा, ये बलों के बीच की लंब दूरी क्या है, और को थोड़ा ध्यान देंगे। लंब दूरी क्या रहा है, बलों के बीच की लंब दूरी, इसको लंब दूरी कहेंगे। हम सी बिंदु ले लिया हमने, यह जो देख रहे हैं ना, बल एफ ए और बल एफ बी दोनों के बीच की लंब दूरी एसी है। लंब दूरी कितनी है, एसी। ये जो एसी देख रहे हैं इसी को लंब दूरी कहेंगे, क्योंकि लंब बन जाएगी, क्या बनेगी, लंब। इसलिए एसी को बल एफ ए और बल एफ बी के बीच की लंब दूरी कहेंगे। तो लंब दूरी किसे कहेंगे हम, एसी।
AC को क्या कहेंगे, लंब दूरी। तो बल हमको मिल गया, दोनों बलों में से कोई एक बल ले लो क्योंकि दोनों तो बराबर है। और दोनों बलों के बीच की लंब दूरी, तो लंब दूरी कितनी है, AC है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस वॉल्यूम का जो आघूर्ण हमको निकालना था, वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर इन दोनों बलों में से कोई एक बल। क्यों दोनों में से कोई एक ले रहे हैं, क्योंकि दोनों बल आपस में बराबर है। तो जब दोनों बल बराबर है, ये Q इंटू ई दोनों बराबर है, तो कोई बल ले लीजिए और उसका किसमें गुणा करेंगे, बलों के बीच की लंब दूरी। तो बल यह है और बल यह है और उनके बीच की लंब दूरी AC है। यानी लंब दूरी हमको पता नहीं है, AC का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ AC का मान ज्ञात करेंगे। इस तरह से हमको क्या मिला, टाउ, जो वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ था, टाउ बराबर हमने मान निकाला था कि टाउ बराबर F इंटू AC। तो F तो पद हमको पता है, लेकिन AC जो लंब दूरी है ये हमको पता नहीं है। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करें, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देंगे। AC को कैसे निकालेंगे, लंब दूरी AC कैसे निकालेंगे, तो यहाँ बात करेंगे, ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज, यहाँ हम समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज अगर नाम देते हैं ACB, समकोण त्रिभुज कौन सा, ACB। ACB में देख लीजिए, और जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। जिस कोण की हम बात करते हैं उसके सामने की भुजा को लंब कहते हैं। इसलिए अगर इसको हम साइन पर ले लें तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ल। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ल। तो साइन थीटा हो गया जी, और लंब बताओ क्या हो जाएगा, लंब AC। अब कर्ण क्या हो जाएगा, AB है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि साइन थीटा बराबर AC तो रहेगा, और AB की लंबाई कितनी है, 2L है। अगर इसका बटा कुछ एक मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, चीजें गुणा कर दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, AC बराबर क्या मिल जाएगा, 2L साइन थीटा। AC का मान क्या मिला, 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। अब देखो AC का जो मान मिला ले चल के यहाँ रख देना है। ये AC का जो मान मिला, इस मान को ले चल करके इसमें रख देना। तो रख देते मान, यहाँ देखिए मान रखा जाए, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर F, और F का मान अभी हम निकाले थे, F का मान निकाले थे क्या हम लोग, Q इंटू ई। भाई FA और FB दोनों का मान कितना था, FA का मान भी हमारे पास क्या था, Q इंटू ई था, और FB का मान भी क्या था, Q इंटू ई था। तो दोनों बलों में से कोई बल ले रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिएगा बल हो गया Q इंटू ई और AC, और AC का मान अभी आप निकाले हो, क्या निकाले हो, 2L साइन थीटा। अगर हम टाउ को रखने से और Q इंटू 2L को एक साथ कर दें, तो क्या बचेगा हमारे पास, E साइन थीटा बचेगा। तो टाउ बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2L। यह द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, आपको इसके पीछे पढ़ा दिया गया कि दोनों द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से शो करते हैं, किससे, P से। तो Q इंटू 2 को क्या कहेंगे, P कहेंगे, और E साइन हो जाएगा। इस तरह से जो टाउ का हमको मान मिला, टाउ का मान क्या मिला हमको, टाउ बराबर क्या मिला, PE साइन थीटा। यही हमको लाना था। जहां P क्या है, जहां P क्या भाई, जहां P क्या है, P वैद्युत
द्विध्रुव का आघूर्ण है। पी क्या रहे, कहते द्विध्रुव का आघूर्ण है। और पी कहते किसे हो आप, क्यू इंटू टू एल को किसको कहते हो, क्यू इंटू ये चीज। इस तरह से हमको यही लाना था, वॉल्यूम के आघूर्ण का हमको सूत्र प्राप्त करना था। तो वॉल्यूम के आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये हमको लाना था। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ रही होगी।